हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। मैं शिव शक्ति कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल यात्रा इस पर आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम 71वीं बीपीएससी के जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर है उस पर चर्चा कर रहे हैं। और मुख्य रूप से जो हमारा टारगेट है कि जो अभी 71वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है उसका आप लोगों का करंट अफेयर पूरा हो जाए। साथ में अब एक नया पेपर आया है, एईडीओ का है, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर का है। तो इसके लिए भी साथ साथ बिहार सीजीएल के लिए भी अभी भरा जा रहा है फॉर्म। तो आप देखेंगे कि उसके लिए भी एक करंट अफेयर महत्वपूर्ण होगा। तो ये सेक्शन वीडियो का मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, तो उसमें बिहार स्पेशल करंट अफेयर को मैं बराबर जो है अपलोड करते रहूँगा। तो आप लोग इससे देख सकते हैं, आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा ये वीडियो। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, देखेंगे पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले के झंझारपुर में स्वर्णिम मिथिला समिट का 2024 का आयोजन किया गया। तो मधुबनी में। आप इसको याद रखेंगे, जो स्वर्णिम मिथिला समिट है 2024 का, उसका आयोजन कहाँ किया गया? मधुबनी में। तो इस पर बस इतना ही याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वर्ष 2024 का यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया गया था। यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया गया है शरद विवेक सागर है, और ये कहाँ के हैं? बिहार से हैं। तो आप इसको याद रखेंगे, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, एनजीओ है। आप देखेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ के रूप में, एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के रूप में काम करती है। और उसके द्वारा जो है बिहार के शरद विवेक सागर जी को यंग ग्लोबल लीडर का अवार्ड दिया गया। तो यहाँ देखेंगे कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इससे सवाल आने के चांस रहता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है। तो आप देखेंगे कि हमने बताया होगा कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है क्या है? एक प्रकार का एनजीओ है। एनजीओ कहने का मतलब है कि यह सरकारी संस्था नहीं है, यानी कि पीपीपी मॉडल पे इसे गवर्नमेंट के भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, साथ साथ निजी सेक्टर के उद्यमी, लीडरशिप सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक प्रकार का यह क्या है? एनजीओ है। आप इसको याद रखेंगे। साथ में ये याद रखेंगे कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में। 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। और क्लाउस स्वान ने इसकी स्थापना की। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसको भी याद रखेंगे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेड क्वार्टर है। तो आप इसको याद रखेंगे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेड क्वार्टर है। और प्रत्येक साल दावोस में, प्रत्येक साल देखेंगे कि एक जगह का नाम है दावोस, वो स्विट्जरलैंड में है। वहीं जो है इसका कन्वेंशन होता है, यानी प्रत्येक साल एक बैठक आयोजित किया जाता है जिसका दावोस बैठक बोला जाता है। और वहाँ अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक मुद्दे हैं उस पर चर्चा किया जाता है, वैश्विक लीडर के द्वारा, निजी संस्थान के द्वारा इत्यादि के द्वारा। तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां विश्वकर्मा पुरस्कार किस राज्य के भवन निर्माण विभाग को, भवन निर्माण निगम लिमिटेड को दिया गया है? तो बिहार। आप इसको याद रखेंगे। तो ये जो 14वां विश्वकर्मा पुरस्कार है भवन निर्माण निगम लिमिटेड जो बिहार का है उसको दिया गया है, इतना ही याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में कहाँ दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति के 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ज्ञान भवन पटना में। इसको याद रखेंगे। तो दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति के 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ज्ञान भवन पटना में किया गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में कहाँ 12 से 19 अप्रैल 2024 तक सिक्की कला पर वर्कशॉप सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तो बिहार म्यूजियम पटना के अंदर। तो सिक्की कला बिहार की काफ़ी लोकप्रिय जो है कला है, पारंपरिक हस्तकला है। तो आप इसको याद रखेंगे, सिक्की कला पर भी प्रश्न आता है। तो ये क्या है? बिहार का हस्तकला है। इसको हस्तकला का तात्पर्य है हाथ से निर्मित कला है, यानी हाथ से बनाने जाने वाली कला है। और यह जो सिक्की कला है मुख्य रूप से कहाँ प्रचलन में है? तो मिथिला क्षेत्र। आप इसको भी याद रखेंगे, जो मिथिला का क्षेत्र है वहाँ प्रचलन में है। और देखेंगे कि जो सिक्की कला है उसमें क्या होता है कि जो सिक्की एक घास का नाम है, एक प्राकृतिक घास है। और इसी घास के द्वारा टकुआ जो बोलते हैं, जिसको गांव में देखते हैं कि सुई के तरीका से बड़ा होता है, थोड़ा लोहा का बना होता है, तो टकुआ के सहायता से हम विभिन्न प्रकार के कलाकृतियाँ का निर्माण करते हैं वहाँ के लोग, वही सिक्की कला। तो आप इसको याद रखेंगे। और इसमें क्या निर्माण होता है? दौरी हो गया, बहुत सारा। अब तो ज्वेलरी का भी निर्माण हो रहा है सिक्की कला के माध्यम से। तो बच्चा का खिलौना हो गया, तो इसका निर्माण किया जाता है। तो याद रखेंगे, सिक्की कला पर वर्कशॉप सा प्रदर्शनी कहाँ हुआ? बिहार म्यूजियम पटना में हुआ। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले की खुशी कुमारी ने हिमाचल प्रदेश के नगरोटा में आयोजित खेलो इंडिया इंटर जोनल वीमेंस वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो देखें पटना के। तो पटना की खुशी कुमारी जी है, इन्होंने कांस्य पदक जीता। और ये कहाँ कांस्य पदक जीते हैं? तो खेलो इंडिया इंटर जोनल वीमेंस वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। तब उसको याद रखेंगे।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार की नवीनतम घोषणा के अनुसार राज्य के खिलाड़ियों को सालाना अधिकतम कितने रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी? तो राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार बहुत सारा कार्य कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है। आप देख रहे हैं कि राजगीर में खेल एकेडमी, स्पोर्ट एकेडमी बनाया गया है, विश्वविद्यालय बनाया गया है, खेल विश्वविद्यालय बनाया गया, क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। तो बिहार सरकार उसी के वृद्धि के लिए, खेल को बढ़ावा देने के लिए एक छात्रवृत्ति घोषणा की है, जो खिलाड़ियों को दिया जाएगा। 20 लाख रुपया तक का छात्रवृत्ति खिलाड़ियों को दिया जाएगा। तो बिहार सरकार जो है 20 लाख रुपया तक छात्रवृत्ति खिलाड़ियों को देगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीम का शहद के लेखक कौन है, जिनके पुस्तक का विमोचन नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया है? तो ये डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद है। ये पुस्तक 1 साल से चर्चा में है, नीम का शहद। आप इसको याद रखेंगे। नीम का शहद पुस्तक कौन लिखा है? डॉक्टर राज्यवर्धन आज़ाद। डॉक्टर राज्यवर्धन आज़ाद जो है नीम का शहद पुस्तक लिखे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीतीश कुमार ने बिहार में कार्बन उत्सर्जन की कमी को रणनीतियों पर मसौदा रिपोर्ट जारी किया है। तो कार्बन उत्सर्जन की कमी की रणनीति पर मसौदा रिपोर्ट नीतीश कुमार जी द्वारा जारी किया गया, और इस रिपोर्ट के अनुसार कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया? 2070। तो बिहार भी जो है 2070 तक जो है जीरो कार्बन एमिशन का जो है लक्ष्य निर्धारित किया है। अब देखें कि जीरो कार्बन जो है अगर देखें इसे शून्य कार्बन उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? इसका कतई यह मतलब नहीं होता है कि कार्बन का उत्सर्जन ही होना बंद हो जाएगा, बल्कि इसका सीधा मतलब यही है कि जितना कार्बन का उत्सर्जन होगा उतना हम सोख लेने का प्रयास करेगा सरकार, देश या कंपनी। उसको जीरो कार्बन एमिशन बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि किसी के देश के द्वारा 5 मीट्रिक टन कार्बन का उत्सर्जन किया गया, 100 मीट्रिक टन कार्बन का उत्सर्जन किया गया, और साथ में वह देश क्या किया, वहाँ के उद्योग, फैक्ट्री, अन्य एक्टिविटी से 100 मीट्रिक टन कार्बन का उत्सर्जन किया गया 1 साल में, और साथ में उसी देश में पौधा लगा करके या फिर अन्य तकनीक की सहायता से 100 मीट्रिक टन कार्बन को ऑब्जर्व कर लिया गया, तो इसको जीरो कार्बन उत्सर्जन बोला जाता है। तो आप इस कंसेप्ट को याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 11 मार्च 2024 को आयोजित बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बताएं कि 2022 की तुलना में 2023 में सड़क दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो देखिए कि बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में 2% की वृद्धि हुई है। तो बिहार में एक सड़क दुर्घटना भी बहुत बड़ा कैजुअलिटी है, बहुत बड़ा त्रासदी है लोगों के लिए। आप देखें कि यहाँ सालाना लगभग 50,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है सड़क दुर्घटना के कारण। तो एक बहुत बड़ा इशू है बिहार के लिए। तो बिहार में सड़क दुर्घटना बढ़ा, और इसका कारण बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बहुत डेवलप नहीं है। बिहार के रोड सड़कें अभी बहुत डेवलप नहीं है। अलग से सड़क पर एक पथ पैदल चलने के लिए जो बनाया जाता है मार्ग, वो उसका भी निर्माण नहीं किया गया है। तो अभी निर्माणाधीन सड़क रोड है, तो इसलिए एक्सीडेंट होता है। तो अभी याद रखेंगे ब्राज़ीलिया घोषणा पत्र। ब्राज़ीलिया घोषणा पत्र आप इसको याद रखेंगे। यूपीएससी में तो पूछा है ये ब्राज़ीलिया घोषणा पत्र किससे जुड़ा हुआ है, तो आप इसको याद रखेंगे। ब्राज़ीलिया घोषणा पत्र किससे जुड़ा हुआ है? सड़क दुर्घटना पर, रोड सेफ्टी पर इसको लिया गया था। और इसका कब को ये घोषणा किया गया था? 2015 में ब्राज़ील में जब आयोजित हुआ था दूसरा ग्लोबल हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी। तो सेकेंड हाई लेवल ग्लोबल जो है रोड कॉन्फ्रेंस हुआ था, रोड सेफ्टी पर एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसी में जो है ब्राज़ीलिया घोषणा पत्र को अपनाया गया था। क्योंकि यह कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। कब हुआ था? 2015 में। तो बस इतना ही याद रखेंगे कि ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन किससे जुड़ा हुआ है? तो रोड सेफ्टी से, सड़क दुर्घटना से। बस चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में वर्ष 2020 से 24 तक ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में कौन जिला शीर्ष पर रहा है? तो नालंदा जिला रहा है। नालंदा जिला रहा है। तो ऑनलाइन धोखाधड़ी का मतलब होता है साइबर क्राइम से। आप देखेंगे कि ऑनलाइन धोखाधड़ी में नालंदा पहले स्थान पर रहा, साइबर क्राइम्स। तो एक कन्वेंशन है, काफ़ी चर्चा में रहता है, आप इसको याद रखेंगे, बुडापेस्ट कन्वेंशन। बुडापेस्ट कन्वेंशन। और ये कन्वेंशन जो है पूरे दुनिया के अंदर साइबर क्राइम से लड़ने का काम करती है। भारत जो है बुडापेस्ट कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता नहीं है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, भारत जो है बुडापेस्ट कन्वेंशन को रेटिफाई नहीं किया है, और बुडापेस्ट कन्वेंशन इज रिलेटेड टू साइबर क्राइम। आप इतना याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बेगूसराय में 31 मार्च से 4 अप्रैल 2024 तक आयोजित 52वें नेशनल सीनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब दिल्ली को हराकर किस टीम ने जीता है? तो बिहार की टीम ने जीता है। तो आप इतना याद रखेंगे कि जो बिहार के बेगूसराय में जो 52वां नेशनल सीनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, उसमें बिहार ही इसका विजेता भी बना। तो आप अपना याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्रा खेल परिसर पटना में 3 अप्रैल 2024 को खेले गए 33वीं राष्ट्रीय
सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब का मुकाबला कौन जीता है? तो आप देखेंगे हरियाणा द्वारा जीता गया इसको। तो पटना के खेल परिसर जो है पाटलिपुत्रा खेल परिसर में 33वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया और उसमें विजेता टीम कौन रहा? तो हरियाणा रहा, इसको याद रखें। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है 15 मार्च 2024 को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 108 एजेंडे को मुहर लगी है। बताया कि बिहार के किस स्टेडियम को बीसीसीआई को दीर्घकाल समय के लिए लीज पे दिया गया? तो मोनू हक स्टेडियम को। मोनू हक स्टेडियम कहाँ है? पटना में, आप इसको याद रखेंगे। और इसका जो है बीसीसीआई को दिया गया है कि आप इसको भी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के रूप में तब्दील करें, तो बीसीसीआई अपने अधीन इसको ले लिया है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आईआईटी गांधीनगर गुजरात में आयोजित 8वें रग्बी प्रतियोगिता 2024 में किस राज्य की बालक और बालिका दोनों टीमों ने तीसरी बार चैंपियनशिप बना है? तो बिहार जो है तीसरी बार चैंपियन बना है। और किसमें? तो 8वीं बार रग्बी प्रतियोगिता 2024 में बालक और बालिका दोनों ही प्रतिस्पर्धा में बिहार जो है इस चैंपियन बना है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है 29 फरवरी 2024 को किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में अपराध नियंत्रण विधेयक पास हुआ? स्वीकृति दी गई। तो बिहार में देखेंगे कि हाल में अपराध नियंत्रण विधेयक को लाया गया है, तो आप इसको याद रखेंगे। और ये अपराध नियंत्रण विधेयक जो बिहार सरकार द्वारा लाया गया 2024 में, ये 1981 के अपराध नियंत्रण विधेयक को क्या करता है? प्रतिस्थापित करता है, तो आप इसको याद रखेंगे। 1981 के एक्ट को प्रतिस्थापित करता है। इसको लाने के पीछे कई कारण है। पहला लक्ष्य तो यही है कि जो बालू है, शराब है, भू जमीन, मानव तस्करी, साइबर अपराध, छेड़छाड़, सिंडिकेट तथा अन्य संगठित अपराधों पर नियंत्रण स्थापित करना है। तो बिहार सरकार जो पुराना वाला एक था वो जो नई जो उपज हुई कई समस्याओं से लड़ने में अक्षम था, तो बिहार सरकार के द्वारा वो एक्ट लाया गया जिसमें जो है कि निम्न अपराधों के बारे में अब निम्न अपराधों से निपटने में सहायता प्रदान होगी, जैसे तस्करी, साइबर क्राइम, बालू उत्खनन, शराब, मानव तस्करी इत्यादि। इसमें जिलाधिकारी को विशेष शक्ति दिया गया, तो आप इसको याद रखेंगे। जो जिलाधिकारी हैं डीएम साहब हैं उनको विशेष शक्ति प्रदान किया गया है। तो आप देखें कि इसमें जो जिलाधिकारी को विशेष शक्ति दी गई उसमें क्या है कि जिलाधिकारी वारंट जारी कर सकता है। दूसरा दिया गया है कि गिरफ्तारी व जेल भेज सकता है, गिरफ्तार भी कर सकता है जिलाधिकारी एवं जेल भी भेज सकता है। साथ में जमानत भी प्रदान कर सकता है। संदिग्ध व्यक्ति को 6 महीने के लिए जिला और राज्य से भी जो है निष्कासन कर सकता है। तो डीएम को विशेष शक्ति दिया गया ताकि इन सारे अपराधों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 2 से 4 मई 2024 तक आयोजित 3 दिवसीय नेशनल कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में बिहार मॉडल की काफ़ी सराहना की गई। तो देखें कि रांची और झारखंड में बिहार मॉडल की काफ़ी सराहना की गई। 3 दिवसीय बैठक हुआ था जो नेशनल कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम पर, वो रांची झारखंड में हुआ था और वहाँ बिहार मॉडल की सराहना की गई। अब देखें कि जो कालाजार है उसका लगभग 80% से 90% जो केस है वो बिहार में ही होता है। और बिहार में जो कालाजार उन्मूलन के लिए जो मॉडल अपनाया गया उसकी सराहना न सिर्फ यहाँ हुई है बल्कि आप देखेंगे कि उसकी सराहना WHO में भी हुआ है, UNO के अंदर भी हुआ है। बिहार की इस मॉडल को अपनाया जाने की बात किया गया है। तो बिहार में आप देखें कि जो कालाजार बिहार में मॉडल देखें तो बिहार कई लेवल पर इस पर काम करा। देखें कि कालाजार के लिए जो डोर टू डोर जाके लोग कालाजार का डिटेक्शन किया जाता है, उसकी जांच की जाती है। साथ में देखें कि कालाजार के लिए जो महत्वपूर्ण दवा है उसको सरकारी अस्पताल में ही उपलब्ध है, वो फ्री में मिल रहा है। तो ये एक बड़ी भूमिका है इस उन्मूलन के लिए। साथ में लोगों को अन्य प्रकार की सुविधाएं भी बिहार सरकार द्वारा कालाजार उन्मूलन में प्रदान किया जाता है। जागरूकता फैलाने के लिए भी कार्यक्रम चल रही है। मच्छी जो है सैंड फ्लाई मच्छी जिसके कारण कालाजार होता है उसको दूर करने के लिए छिड़काव हो रहा है, तो इस मॉडल की सराहना की गई है। तो अब थोड़ा कालाजार के बारे में जान जाते हैं। कालाजार क्या है? आप देखेंगे कालाजार रेत मक्खी से होता है, तो अब इसको भी याद रखेंगे। रेत मक्खी जो होता है यानी इसको बालू मक्खी भी बोलते हैं। तो रेत मक्खी जो होता है सैंड फ्लाई जिसको बोलते हैं, सैंड फ्लाई से ये होता है। तो ये पहले याद रखें कि ये मक्खी से होता है, मच्छर से नहीं होता है। कालाजार क्या से होता है? मक्खी के कारण होता है। और यह परजीवी जनित बीमारी है, परजीवी जनित है। आप इसको भी याद रखें, परजीवी जनित बीमारी है। साथ में देखें कि जो परजीवी है जिसके कारण यह होता है उसका नाम है लेशमानिया डोनोवानी। आप देखें कि इसका नाम लिख देते हैं अंग्रेजी में। इसका नाम है लेशमानिया डोनोवानी। तो आप इसको याद रखेंगे, इस परजीवी कारण होता है और बिहार में लगभग 80% मामला पूरा भारत का होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार की शराबबंदी नीति 2024 मई 2024 को द लेसेंट में प्रकाशित एक शोध के अनुसार बिहार में महिलाओं के खिलाफ भावनात्मक हिंसा कितना प्रतिशत की कमी आई है? तो देखेंगे 4.6% की कमी आई है। 4.6% की कमी आई है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा सिनेमा हॉल 4 स्टार जिसे हाल ही में 24 मई 2024 को नष्ट किया गया
किस जिले में था, तो आप देखें पूर्णिया में था। तो 4 स्टार सिनेमा हॉल था जिसको तोड़ दिया गया, वो कहाँ थे, पूर्णिया में था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए परमार सिंह मनु भाई को बनाया गया। तो देखेंगे परमार सिंह जो मनु भाई है उनको क्या किया गया है कि बीपीएससी के अध्यक्ष नया बनाया गया है, ठीक ना। अब देखेंगे बीपीएससी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग, तो संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत जो है राज्यों में एक लोक सेवा आयोग होगा, इसका चर्चा किया गया। तो आप इसका याद रखेंगे, अनुच्छेद 315 को याद रखेंगे। आप लोगों के लिए एक सवाल है, अनुच्छेद 312 क्या है, आप बताएंगे कमेंट करके अनुच्छेद 312 क्या है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार लोक सेवा की स्थापना कब की गई थी, तो 1 अप्रैल 1949 को किया गया था। बिहार लोक सेवा की स्थापना 1 अप्रैल 1949 को किया गया था। पहले इसका हेड क्वार्टर कहाँ था, तो देखेंगे कि इसका हेड क्वार्टर शुरुआत में रांची में था, लेकिन 1951 में इसको पटना लाया गया। तो आप इसको भी याद रखेंगे, 1951 में इसको पटना लगाया। तो वर्तमान में इसका हेड क्वार्टर कहाँ, पटना में है। और बीपीएससी के जो सदस्य होते हैं या फिर राज्य लोक सेवा के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इसको भी याद रखेंगे, राज्यपाल जी के द्वारा इस नियुक्ति की जाती है। और इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है या फिर 62 साल होता है, जो भी पहले हो जाता है वही इसका कार्यकाल होता है। तो ये था बीपीएससी के बारे में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। 15 मार्च 2024 को बिहार कैबिनेट विस्तार के माध्यम से किन्हें बिहार के नए शिक्षा मंत्री बनाया गया, तो सुनील कुमार जी को नए शिक्षा मंत्री बनाया गया। पहले ये आईपीएस अधिकारी भी थे, इसको याद रखेंगे। तो सुनील कुमार जी नए शिक्षा मंत्री है बिहार के। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है। ब्रजेश मल्होत्रा की सेवानिवृत्ति के बाद निम्नलिखित में से कौन हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव नियुक्त हुए, तो अमृत लाल मीणा जी बिहार के मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। तो बिहार के मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं, तो अमृत लाल मीणा जी हुए हैं ब्रजेश मल्होत्रा के सेवानिवृत्ति के उपरांत। इसको भी याद रखेंगे, बिहार के मुख्य सचिव कौन है, अमृत लाल मीणा जी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 2 मार्च 2024 को बिहार में कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिंदुस्तान उर्वरक रासायनिक या फिर रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया गया, तो आप देखेंगे बेगूसराय बरौनी के अंदर किया गया। तो बेगूसराय में अब हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र लगाया गया। और उससे पहले देखें कि बेगूसराय में पहले से भी उर्वरक कारखाना के लिए और एनटीपीसी के लिए प्रसिद्ध है। तो आप पहले से जानते हैं बरौनी जो है औद्योगिक नगर भी बोला जाता है, बिहार का ये औद्योगिक नगर भी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है। 4 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ बने भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया, तो पटना में। अब देखें कि जो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है पटना विश्वविद्यालय के कैंपस से बनाया गया है, तो आप इसको याद रखेंगे। साथ में डॉल्फिन को 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, तो इसको भी याद रखिएगा। क्या है, जलीय जीव है, न कि मछली है। तो इसको भी याद रखेंगे, ये एक प्रकार का जीव है, जलीय जीव है, न कि मछली है, स्तनपायी होता है। तो इसको भी याद रखेंगे। तो डॉल्फिन बिहार में एक विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य भी है। तो विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य है, तो आप इसके बारे में बताएंगे कि किस जिला में है, ये आपके लिए प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा समय में बिहार में एक पुलिस थाना कितनी औसत आबादी पर है, तो 1 लाख आबादी पर एक पुलिस थाना है। औसतन 1 लाख आबादी पर एक पुलिस थाना है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है। 27 फरवरी 2024 को बिहार पुलिस महानिदेशक डीजीपी RS भट्टी ने निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री प्रदत्त सर्वोत्कृष्ट अनुसंधान पदक से अलंकृत किया है, तो देखिए डॉक्टर कुमार आशीष को। तो जो बिहार के डीजीपी है भट्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री प्रदत्त जो है किसको दिए हैं, उत्कृष्ट अनुसंधान पदक किसे मिला है, डॉक्टर कुमार आशीष जी को मिला है। और किसके द्वारा दिया गया है, बिहार के डीजीपी के द्वारा दिया गया है। इनका नाम RC भट्टी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है। वर्ष 2024 में बिहार में नई सरकार के गठन के उपरांत 3 फरवरी 2024 के बाद हाल में 15 मार्च को कैबिनेट में विभागों का आवंटन किया गया। तो बताइए कि सम्राट चौधरी को कौन सा विभाग मिलता है। लेकिन सम्राट चौधरी को वित्त विभाग मिला है, सम्राट चौधरी को वित्त विभाग है। साथ में ये क्या है, उप मुख्यमंत्री है। तो इसको भी याद रखेंगे। बिहार में भी वर्तमान में 2 मुख्यमंत्री है, तो इसमें एक सम्राट चौधरी जी का भी नाम है। चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है। बिहार पर्यटन को कहाँ आयोजित आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट में बेस्ट डिजाइन एंड डेकोरेशन अवार्ड सम्मानित किया गया, तो मुंबई के अंदर। तो आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट का आयोजन मुंबई में हुआ गया था। और वहीं जो है बिहार जो पर्यटन है उसको बेस्ट डिजाइन एंड डेकोरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 19,325 करोड़ गाय है। 19,325 करोड़ गाय है। देश की कुल गायों की संख्या कितना प्रतिशत बिहार में है, तो लगभग 7.95, लगभग 8% गाय जो है पूरे भारत का कहाँ है, बिहार के अंदर। तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है।
हाल ही में 11 फरवरी 2024 को गांधी घाट पटना में मृत डॉल्फिन देखा गया। बताएं कि बिहार सरकार नीतीश की मांग पर किस वर्ष डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया? तो 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया 2009 में। और डॉल्फिन मछली नहीं है, इसको याद रखेंगे, पीटी में आ सकता है। और डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी पटना में बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 फरवरी 2024 को मैथिली हिंदी की सुप्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान का निधन हो गया। बताइए किस वर्ष पद्म श्री सम्मान मिला था? तो उन्हें पद्म श्री सम्मान 2015 में मिला था। तो बस आप इतने याद रखें कि एक उषा किरण खान जी थे, वो साहित्यकार थे और हिंदी मैथिली भाषा के साहित्यकार थे। उन्हें पद्म श्री पुरस्कार 2015 में दिया गया था, जिनका हाल में निधन हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जो संगीत नाट्य अकादमी है उसके द्वारा 22-23 में बिहार के कितने कलाकारों को संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार के लिए चयन हुआ है? तो 2 साल में 5 हुआ है। देखें कि 2022 में बिहार के 4 कलाकार को, जबकि 2023 में 1 कलाकार का चयन किया गया था, तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मार्च 2024 को औरंगाबाद में 2 मार्च 2024 को औरंगाबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का अनावरण किया। आमस दरभंगा 4 लेन कॉरिडोर का शिलान्यास किया। बताएं कि यह बिहार के कितने जिलों से गुजरता है? तो बिहार के 7 जिलों से गुजरता है। बिहार का यह क्या है? पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। तो ये एक्सप्रेसवे पहला ग्रीनफील्ड है। मतलब क्या है? ग्रीनफील्ड का मतलब है एकदम नवीन तरीका से रोड का निर्माण होना, पहले से किसी प्रकार का कोई ढांचा वहाँ नहीं होता, उसको ग्रीनफील्ड बोलते हैं। तो इसको याद रखेंगे। और इसका निर्माण किसके तहत हो रहा है? तो भारत माला परियोजना के तहत किया जा रहा है। तो भारत माला परियोजना आप लोग से पढ़े होंगे, भारत माला परियोजना आप लोग पढ़े होंगे, तो आप इसको याद रखेंगे। साथ में देखते हैं कि यह कितना किलोमीटर लंबा होगा ना, तो आप देखेंगे कि 189 किलोमीटर लंबा होगा, इसको भी याद रखेंगे। और ये 7 जिलों से जाएगा, तो 7 जिला को देख लेते हैं। एक तो है गया है। आमस कहाँ है? गया में है, आप इसको याद रखेंगे। तो गया में है। फिर देखें कि आरा से जाएगी, फिर देखेंगे जमुई से गुजरेगी, फिर देखें पटना है, नालंदा जिला है, फिर वैशाली है, फिर समस्तीपुर है और फिर दरभंगा है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी द्वारा हालिया प्रदान किए गए प्रथम राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार नेशनल क्रिएटर अवार्ड 2024 के तहत मधुबनी बिहार की गायिका मैथिली ठाकुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर। तो मैथिली ठाकुर जी को क्या दिया गया है? सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में 165 करोड़ की लागत से बने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन 13 मार्च को किया गया? तो भागलपुर में। आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना कहाँ है? तो ये भागलपुर में किया गया है। आप याद रखें कि भागलपुर में एक बेहतरीन संस्थान है, उसका नाम क्या है? IIIT जो है, ट्रिपल टी जो है भागलपुर में है। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संस्थान है जो IIT गुवाहाटी से संबद्ध है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में मार्च 2024 में बिहार के 2 नए वंदे भारत एक्सप्रेसवे की सौगात दी है। बताइए कि वंदे भारत एक्सप्रेसवे ट्रेन चलाने वाले देश की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है? सुरेखा यादव है। तो सुरेखा यादव जो है वंदे भारत जो एक्सप्रेसवे है, वंदे भारत एक्सप्रेस है, उस ट्रेन को चलाने वाली पहली महिला कौन है? सुरेखा यादव है। बस इतना याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भागलपुर में हालिया आयोजित कवियों के एक सम्मेलन में निम्नलिखित में से किन्हें हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड दिया गया है? राम आश्रय गायल जी को जो है साहित्य शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में महिलाओं को समग्र विकास के लिए हाल में जेंडर बजट पेश किया है। बताएं कि इस वित्तीय वर्ष में यानी कि 24-25 के बजट का कितना प्रतिशत है? तो 14% है। तो महिलाओं के लिए जो आवंटित किया गया राशि कितना है? राशि फिर योजनाएं कितना है? 14% है, तो आप इसको याद रखेंगे। तो एक सवाल आप देखते हैं कि बिहार में बजट कब से पेश किया जाता है? तो जेंडर बजट बिहार में 2008-9 से पेश किया जाता है और इसको लाने में महत्वपूर्ण भूमिका नीतीश कुमार जी उसमें मुख्यमंत्री थे और वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी जी थे, तो इसे याद रखेंगे। सुशील कुमार मोदी का निधन भी हुआ है, तो इसे सवाल आने का चांस है। तो जो अपने यहाँ बिहार के अंदर जेंडर बजटिंग सिस्टम जो आया उसको लाने में सुशील कुमार मोदी जी का बृहद योगदान रहा है। अब देखेंगे कि जो जेंडर बजट होता क्या है? तो जेंडर बजट में कुछ नहीं होता, बस हम ये देखते हैं कि विशेष करके महिलाओं के लिए कितनी राशि और परियोजनाओं का आवंटन किया गया है, उसका प्रतिशत क्या है। क्योंकि आप देखें कि 50% जो है अपने देश में आबादी महिलाओं का होता है, तो महिलाओं के उत्थान के लिए बजट के अंदर कितना प्रावधान किया गया है? तो जेंडर सेंसिटिवनेस को दिखाता है, ये जेंडर इंक्लूसिव को दिखाता है।
तो उसी के लिए ये लाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले के नागी पक्षी आश्रयनी मतलब अभ्यारण्य, तो नागी पक्षी अभ्यारण्य में 17 से 19 फरवरी तक 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका ई उद्घाटन पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रेम कुमार के द्वारा किया गया। ये भी याद रखेंगे, जो बिहार के पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, प्रेम कुमार जी है। और ये किस जिला में, देखेंगे कि नागी नकटी महोत्सव नागी जो पक्षी अभ्यारण्य वहाँ किया गया, और ये जमुई जिला में। तो देखेंगे कि जमुई जिला के अंदर जो है 2 अभ्यारण्य है, एक नागी और एक नकटी। तो नागी नकटी जो वन अभ्यारण्य है या फिर कहें कि पक्षी अभ्यारण्य है, ये दोनों कहाँ है, जमुई में है। हाल में ये चर्चा में इसलिए भी है कि इनको रामसर संधि में शामिल किया गया। तो नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य को क्या किया गया है कि रामसर संधि में शामिल किया गया, तो इसको भी याद रखेंगे। और पहले से ही कांवर जो ताल झील है उसको शामिल किया गया था, तो अब टोटल कितने हैं, 3 हो गए। तो इसको याद रखेंगे, टोटल 3 स्थल है जो रामसर संधि में शामिल है। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रिपल आईटी ने दुनिया का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण किया है, खबरों में भागलपुर में। अब जानते हैं कि आईआईटी तो आप सुनते होंगे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुने होंगे, लेकिन एक आईआईटी भी होता है। इसका मतलब होता है कि जो इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट है, आप देखेंगे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ सीधा टेक्नोलॉजी था, यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है। तो ऐसे विश्वविद्यालय ऐसे संस्थान भी हैं जो बिहार में है, भागलपुर में है। उसके द्वारा भी क्या किया गया है कि सेमी कंडक्टर का निर्माण किया गया। जो ट्रिपल आईटी होता है उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ स्नातक, परास्नातक, पीएचडी का कोर्स कराया जाता है, जिसको हम आईसीटी बोलते हैं। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए ये प्रतिबद्ध संस्थान होता है, और इसका भी महत्व आईआईटी जैसा ही होता है। जो भागलपुर में ट्रिपल आईटी है उसका वो एक संस्था से संबंध है, उस आईआईटी गुवाहाटी से संबंध है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। साथ में ये देखें कि भारत जो है अभी क्या कर रही है कि चिप निर्माण के लिए भारत दूसरे देश पर निर्भर है, क्योंकि भारत में चिप का निर्माण नहीं होता है। देखेंगे ताइवान और चाइना पूरी दुनिया का सर्वाधिक चिप निर्माता देश भी है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। यानी कि सेमीकंडक्टर चिप निर्माता देश है भारत। अब इसमें चाह रहा है भारत में के अंदर ही उत्पादन हो, तो इसके लिए काम किया जा रहा है। तो आप इतना याद रखेंगे, सबसे छोटा चिप कंडक्टर अभी कौन बनाया गया है, तो भागलपुर के ट्रिपल आईटी द्वारा बनाया गया। तो ये हमारा वीडियो था दोस्त, फिर हम अगले वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, प्लीज़ शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।